स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे इंस्टा में, फेसबुक इंस्टा में और क्या यूट्यूब में, टेलीग्राम में। आप लोग बहुत ही कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज PSOC 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। सो आपके डिमांड पर मैं लाया हूँ BSOC 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। सो जल्दी से आप इनका प्रिपरेशन कर लीजिए और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने सिटी जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। और BSOC 133 का जो टाइटल है वो है समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो ये समाज शास्त्रीय से रिलेटेड होता है, तो इनमें इनके सिद्धांत के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि हर एक पॉइंट को सही समझ पाए। और देन लास्ट में आपको क्या करना है, ये PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो अगर दिसंबर एग्जाम 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जून एग्जाम 26 का प्रिपरेशन करने वाले हैं, जून में एग्जाम देने वाले हैं 26 में, तो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की होगल के द्वंद्वात्मक से तुलनात्मक क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो फिर से समझिए क्वेश्चन को सही से नहीं समझेंगे तो आपको आंसर समझ नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स के, किसके? कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की होगल के द्वंद्वात्मक के से तुलना करना है। तो कार्ल मार्क्स का अलग विचार है एंड होगल का अलग विचार है, तो दोनों के अनुसार आपको क्या करना है, चर्चा करना है। देखिए, होगल और कार्ल मार्क्स दोनों ने द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन उनके विचारों की आधारभूमि अलग थी। विचार जो है दोनों के, होगल और कार्ल मार्क्स दोनों के अलग अलग विचार हैं। होगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवादी था, जबकि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवादी था। समझ गया? तो होगल आदर्शवादी थे, आदर्शवादी विचारक थे, और जो कार्ल मार्क्स थे वो भौतिकवादी विचारक थे। होगल के अनुसार इतिहास और समाज का विकास विचारों से होता है। क्या कह रहा है होगल के अनुसार? इतिहास और समाज का विकास किससे होता है? विचारों से होता है। वे मानते थे कि विचार या आत्मा ही वास्तविकता को क्या करती है, जन्म देती है, और इतिहास थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या कहा कि विचार समाज को नहीं बनाते, बल्कि समाज की भौतिक परिस्थितियां और आर्थिक संरचना विचारों को क्या करती है, जन्म देती है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली, उत्पादन संबंध और आर्थिक ढांचा समाज की नींव होते हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा। मार्क्स का मानना था कि इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है और सामाजिक परिवर्तन आर्थिक विरोधों के कारण होता है। मार्क्स और वेबर के वर्ग पर दिए गए विचारों की चर्चा कीजिए। तो मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, वेबर यानी मैक्स वेबर। तो ये ध्यान रखिए, मार्क्स का पूरा नाम कार्ल मार्क्स और वेबर का पूरा नाम मैक्स वेबर है। दोनों ने वर्ग की अवधारणा को समझाया, लेकिन दोनों के विचारों में अंतर है। दोनों क्या है, विचारक है, दोनों के विचार में क्या अंतर है। मार्क्स के अनुसार वर्ग का आधार उत्पादन के साधनों पर अधिकार है। उन्होंने समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, जबकि मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग में आता है। जबकि मजदूर वर्ग अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करता है। मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों के बीच शोषण और संघर्ष होता है, और यही संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। दूसरी ओर मैक्स वेबर ने वर्ग की अवधारणा को अधिक व्यापक रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। वेबर के अनुसार वर्ग केवल आर्थिक आधार पर नहीं बनता, बल्कि बाजार में व्यक्ति की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण को 3 आधारों, वर्ग, प्रतिष्ठा और सत्ता पर समझाया। वेबर मानते हैं कि समाज में अनेक वर्ग हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुर्खिम ने किस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान के तौर पर स्थापित किया, चर्चा कीजिए। एमिल दुर्खिम को समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का अध्ययन वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी और कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह समझना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं और व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को दर्शन और मनोविज्ञान से अलग करते हुए इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में सांख्यिकी आंकड़ों और तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया, जिससे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आत्महत्या में देखा जा सकता है। उन्होंने सामाजिक कारणों को सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का आधार बनाया, न केवल व्यक्तिगत कारणों को। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 4। मार्क्स के शब्दों में विलगीकरण विलगीकरण से क्या अभिप्राय है, सविस्तार लिखिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार विलगीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें मजदूर अपने ही श्रम और समाज से अलग हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी मेहनत से वस्तुओं का उत्पादन करता है, लेकिन उन वस्तुओं पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। इस कारण वह अपने ही श्रम से अलग हो जाता है। मार्क्स के अनुसार मजदूर उत्पादन की प्रक्रिया से भी जुड़ाव महसूस नहीं करता, क्योंकि वह मजबूरी में काम करता है। इसके साथ ही मजदूर अपने सहकर्मियों से यानी वर्कर से, जो साथ में काम करने वाले होते हैं, सहकर्मियों से भी प्रतिस्पर्धा के कारण अलग हो जाता है। अंततः वह अपने वास्तविक मानवीय स्वभाव से भी दूर हो जाता है। मार्क्स मानते हैं कि विलगीकरण का मुख्य कारण निजी संपत्ति और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है। इस व्यवस्था में मनुष्य को वस्तु की तरह देखा जाता है। मार्क्स का विश्वास था कि समाजवादी व्यवस्था के आने से विलगीकरण समाप्त हो सकता है और मनुष्य अपने श्रम और समाज से पुनः जुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक गतिविधि और आर्थिक संरचना सामाजिक जीवन का आधार है। मार्क्स के विचारों के संदर्भ में इस पर क्या कीजिए, चर्चा। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना सामाजिक जीवन की आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन संबंध ही समाज की वास्तविक नींव होते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज में भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं होती है, वे आर्थिक ढांचे पर ही आधारित होती है। उन्होंने इसे आधार और अधिरचना का सिद्धांत कहा। उन्होंने आधार बदलने पर समाज की अधिरचना भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए, सामंती व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन के साथ सामाजिक संबंधों और मूल्यों में भी बदलाव आया। कार्ल मार्क्स का मानना था कि व्यक्ति की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व से निर्धारित होती है। इस तरह आर्थिक गतिविधियां और संरचना समाज के स्वरूप, वर्ग संबंधों और सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करती है। इसलिए मार्क्स के विचारों में आर्थिक जीवन को सामाजिक जीवन का मूल आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटम के अध्ययन के संदर्भ में धर्म पर दुर्खिम के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। इमाइल दुर्खिम ने धर्म को समझने के लिए आदिम समाजों में पाए जाने वाले टोटमवाद का अध्ययन किया। उनके अनुसार धर्म का मूल उद्देश्य ईश्वर की पूजा नहीं, बल्कि समाज की एकता को बनाए रखना। टोटम किसी कबीले का प्रतीक होता है, जैसे कोई पशु, पौधा या वस्तु, जिसे कबीला पवित्र मानता है। दुर्खिम के अनुसार टोटम वास्तव में ईश्वर नहीं, बल्कि समाज का प्रतीक होता है। जब लोग टोटम की पूजा करते हैं तो वे वास्तव में समाज की पूजा कर रहे होते हैं। दुर्खिम ने धर्म को पवित्र और अपवित्र के भेद के रूप में समझाया। पवित्र वस्तुएं समाज द्वारा विशेष मानी जाती है और उनके चारों ओर नियम बनाए जाते हैं।
धार्मिक अनुष्ठान लोगों को एक साथ लाते हैं और सामूहिक चेतना को मजबूत करते हैं। इस तरह दुर्खिम के अनुसार धर्म एक सामाजिक संस्था है जो समाज में नैतिकता, अनुशासन और एकता को बनाए रखने का कार्य करती है। धर्म का मूल आधार सामाजिक जीवन है, न कि केवल आध्यात्मिक विश्वास। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सामाजिक तथ्य क्या है? सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के बीच अंतर करने के नियमों की व्याख्या कीजिए। इमाइल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य वे तरीके, नियम और व्यवहार हैं जो व्यक्ति से बाहर होते हैं और व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, जैसे कानून, परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिकता और भाषा सामाजिक तथ्य है। ये व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र होते हैं और समाज द्वारा थोपे जाते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को सामान्य और वैधिकी दो भागों में बांटा। सामान्य सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो किसी समाज में अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं और समाज के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे विवाह व्यवस्था या फिर कानून। वैधिकी सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो असामान्य होते हैं और समाज में असंतुलन दर्शाते हैं, जैसे अत्यधिक अपराध या आत्महत्या की बढ़ी हुई दर। दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य को सामान्य या व्याधिकीय कहने के लिए यह देखना चाहिए कि वह समाज के सामान्य स्वरूप में कितना पाया जाता है। यदि कोई तथ्य अधिकतर समाजों में पाया जाए तो वह सामान्य है, और यदि केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में पाया जाए तो वह व्याधिकीय है। इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के विचार की व्याख्या कीजिए। आत्महत्या के प्रकारों एवं महत्वों की क्या कीजिए चर्चा। इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना और कहा कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। उन्होंने आत्महत्या का अध्ययन वैज्ञानिक और सांख्यिकीय आधार पर किया। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की दर समाज में सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियंत्रण के स्तर पर निर्भर करती है। उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए। कौन कौन? देखिए, पहला प्रकार जो बताया, पहला स्वार्थी आत्महत्या कहा गया, जो तब होती है जब व्यक्ति का समाज से जुड़ाव कमजोर हो जाता है। जब व्यक्ति समाज से जुड़ाव कमजोर कर लेते हैं, यानी सब जब व्यक्ति को समाज से कोई मतलब नहीं होता है तो स्वार्थी आत्महत्या उस समय लोग करते हैं। दूसरा, परमार्थी आत्महत्या, जो अत्यधिक सामाजिक जुड़ाव के कारण होती है, जैसे सैनिक का बलिदान। तो ये आपका परमार्थी आत्महत्या कहा जाता है। तीसरा, एनोमिक आत्महत्या, जो सामाजिक नियमों के टूटने और अस्थिरता के कारण होती है। चौथा, भाग्यवादी आत्महत्या, जो अत्यधिक नियंत्रण और दमन के कारण होती है। दुर्खिम का आत्महत्या अध्ययन समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इससे यह सिद्ध हुआ है कि सामाजिक घटनाओं के सामाजिक कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुर्खिम के एकात्मकता एकात्मता पर विचारों की व्याख्या कीजिए। यांत्रिक और सावयवी एकात्मता के बीच अंतर कीजिए। इमाइल दुर्खिम ने समाज में एकता और सामाजिक एकात्मता कहा। फिर से देखिए, इमाइल दुर्खिम ने समाज में एकता को क्या कहा? सामाजिक एकात्मता कहा। उनके अनुसार समाज तभी स्थिर है और व्यवस्थित रहता है जब उसके सदस्यों के बीच एकता हो। दुर्खिम ने एकात्मता के 2 प्रकार बताए, यांत्रिक और सावयवी एकात्मता। यांत्रिक एकात्मता सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है, जहां लोग समान कार्य करते हैं और समान विश्वास रखते हैं और सामूहिक चेतना बहुत मजबूती होती है। ऐसे समाज में कानून दंडात्मक होते हैं। इसके विपरीत सावयवी एकात्मता आधुनिक समाजों में पाई जाती है, जहां श्रम विभाजन अधिक होता है और लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन परस्पर निर्भरता के कारण समाज जुड़ा रहता है। ऐसे समाज में कानून पुनर्स्थापनात्मक होते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाज का विकास यांत्रिक से सावयवी एकात्मता की ओर होता है।
जो सामाजिक प्रगति का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुर्खिम के विचारों और पर प्रत्यक्षवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इमाइल दुर्खिम के समाजशास्त्रीय विचारों पर प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रत्यक्षवाद का मुख्य विचार यह है कि समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक विधियों से किया जाना चाहिए। दुर्खिम ने इस विचार को स्वीकार किया और कहा कि समाजशास्त्र को एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विषय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह मानकर उनके अध्ययन पर जोर दिया, जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांत है। दुर्खिम का मानना था कि सामाजिक घटनाओं को व्यक्तिगत भावनाओं या फिर कल्पनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि निरीक्षण, तुलना और आंकड़ों के माध्यम से समझना चाहिए। उनकी पुस्तक आत्महत्या प्रत्यक्षवाद के से प्रभावित अध्ययन का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत लगने वाली घटना के सामाजिक कारणों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद ने दुर्खिम को समाजशास्त्र को दर्शन से अलग कर एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तर्क संगतिकरण। तर्क संगतिकरण की अवधारणा मैक्स वेबर से क्या है, संबंधित है। इसका अर्थ है कि समाज में कार्य, निर्णय और संस्थाएं परंपरा, भावनाओं या फिर विश्वासों के बजाय तर्क, गणना और दक्षता पर आधारित होने लगती है। वेबर के अनुसार आधुनिक समाज में तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। इसमें कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। तर्क संगतिकरण का स्पष्ट रूप नौकरशाही में देखा जा सकता है, जहां नियम, कानून और औपचारिक प्रक्रियाओं के आधार पर काम होता है। वेबर का मानना था कि तर्क संगतिकरण समाज अधिक व्यवस्थित और कुशल बनता है, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। इस व्यक्ति मशीन की तरह काम करने लगता है और मानवीय भावनाओं तथा स्वतंत्रता में कमी आती है। वेबर ने इसे लोहे का पिंजरा कहा, जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है स्टूडेंट्स, आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप की अवधारणा भी मैक्स वेबर द्वारा ही दी गई है। आदर्श प्रारूप का अर्थ किसी सामाजिक घटना का अपूर्ण, शुद्ध और विश्लेषणात्मक मॉडल होता है, जो वास्तविकता में पूरी तरह नहीं मिलता। इसका उद्देश्य वास्तविक समाज को समझने में सहायक करना होता है। वेबर ने कहा कि आदर्श प्रारूप कोई आदर्श या फिर अच्छा रूप नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। उदाहरण के लिए नौकरशाही का आदर्श प्रारूप ऐसा मॉडल है जिसमें नियमों का पालन, पदानुक्रम, योग्यता के आधार पर नियुक्ति और निष्पक्षता होती है। वास्तविक नौकरशाही इससे अलग हो सकती है, लेकिन आदर्श प्रारूप की मदद से हम उसकी कमियों और विशेषताओं को समझ सकते हैं। इस प्रकार आदर्श प्रारूप समाजशास्त्रीय अध्ययन को स्पष्ट, व्यवस्थित और तुलनात्मक बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, श्रमिक वर्ग का अमानवीकरण। श्रमिक वर्ग के अमानवीकरण की अवधारणा कार्ल मार्क्स से जुड़ी है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों को मानव के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाता है। मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिए मजबूर होता है और उसका कार्य केवल मशीन की तरह दोहराव वाला बन जाता है। इससे उसका रचनात्मक और मानवीय पक्ष नष्ट हो जाता है। मजदूर ना तो अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर अधिकार रखता है और ना ही उत्पादन प्रक्रिया पर उसका नियंत्रण होता है। परिणाम स्वरूप वह अपने श्रम, समाज और स्वयं से अलग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अमानवीकरण कहा जाता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे मजदूर का शोषण होता है और उसका मानवीकरण सम्मान समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामूहिक अंतश्चेतना। सामूहिक अंतश्चेतना की अवधारणा इमाइल दुर्खिम द्वारा दी गई है। इसका अर्थ समाज के सदस्यों में पाए जाने वाले साझा विश्वासों और विचारों
मूल्यों और भावनाओं से है। दुर्किम के अनुसार सामूहिक अंतःचेतना समाज को एकजुट रखने का कार्य करती है। यह व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करती है और उसे सामाजिक नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती है। सरल समाजों में सामूहिक अंतःचेतना बहुत मजबूत होती है क्योंकि वहां लोग समान जीवन जीते हैं और समान विश्वास कर रखते हैं। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन बढ़ने के कारण सामूहिक अंतःचेतना कमजोर हो जाती है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होती। दुर्किम का मानना था कि सामूहिक अंतःचेतना के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। लास्ट है स्टूडेंट्स आपके सामने वरस्ट वरस्टेहन। वरस्टेहन में देखो क्या बात है। वरस्टेहन जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समझना। यह अवधारणा मैक्स वेबर से संबंधित है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल सामाजिक घटनाओं की बाहरी व्याख्या करना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ और उद्देश्य को समझना है। वरस्टेहन पद्धति के अंतर्गत समाजशास्त्री व्यक्ति के कार्यों को उसकी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की धार्मिक क्रिया को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह उस कार्य को क्यों कर रहा है और उसके लिए क्या अर्थ है। वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाज का सही अध्ययन संभव नहीं है। इस प्रकार वर्स्टेहन समाजशास्त्र को मात्र तथ्यात्मक अध्ययन से आगे ले जाकर अर्थपूर्ण और गहन विश्लेषण की और दिशा में ले जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जो 15 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। सो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ जाके आप टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कीजिए? टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार एग्जाम देने से पहले। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।